Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about top 50 question generally asked in interview on concrete technology subject. आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पर इंटरव्यू में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे तो आप ऑलरेडी सेमेस्टर एग्जाम में हो या फिर आप कॉलेज पास आउट हो चुके हो या आपने लास्ट सेमेस्टर में हो और कोई कंपनी विजिट करती है आपके कॉलेज में प्लेसमेंट के रिगार्डिंग या फिर आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भी किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या वाइवा वॉइस हो रहा है, उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। और 50 क्वेश्चन को हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, जिससे नहीं पूछे गए हैं मतलब उनसे पूछे जा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी पूछे जाते हैं, हम लोग भी वाइवा वगैरह लेते हैं तो क्वेश्चन को जनरली जो ऐड करते हैं वो सब चीज़ें इसमें है। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैंने इसको सॉल्यूशन भी इंक्लूड कर रखा है, तो आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपके यूट्यूब चैनल सिविल समझ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो ये आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो कीप पेशेंस। और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट किसको कहते हैं? कंक्रीट का डिफिनेशन के लिए तो सिंपल लैंग्वेज में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल कंप्राइजिंग सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड समटाइम्स एडमिक्सचर्स। कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंपोजिट है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका होता है? सीमेंट का, वाटर का, कोर्स एग्रीगेट मतलब कि जो कोर्स मतलब हो गया गिट्टी, और फाइन एग्रीगेट मतलब हो गया बालू। तो सीमेंट, पानी, गिट्टी, बालू इस सब का मिक्सर होता है और कभी कभी इसमें हम लोग एडमिक्सचर भी मिलाते हैं। ठीक है, तो इस सब के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इसके लिए हमको यहाँ डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो मेन कंपोनेंट्स होते हैं सीमेंट, वाटर एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट जनरली दो टाइप पे, कोर्स और फाइन। कोर्स मतलब कि आपका गिट्टी हो गया, बजरी जिसको कहते हैं, और बालू यानी कि सैंड। ठीक है, तो वो दोनों एग्रीगेट में आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर इन कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी का क्या फंक्शन होता है कंक्रीट में। लोग कहते हैं कि इसको बाइंड करने का काम आता है, ठीक है, लेकिन कुछ टेक्निकल टर्म में आपको जवाब देना होता है। वाटर इज यूज्ड इन कंक्रीट टू एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। मतलब सीमेंट में जो आपका कंपाउंड होता है, सीमेंट आर्जिलियस एंड कैलकेरियस कंपाउंड होता है, ठीक है, दोनों से मिलकर बनता होता है। तो उसमें केमिकली इंटीग्रेट मटेरियल होता है, तो उसमें केमिकल को जो आपका इन्हांस जो रिएक्शन उसमें होते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग वाटर को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछा जाता है कि कंक्रीट का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आता है आपका कौन सा? सीमेंट। ठीक है, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में। इनएक्टिव में कौन सा आ जाएगा? तो एग्रीगेट आ जाता है। एग्रीगेट यानी कि कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, जो दोनों इनएक्टिव एग्रीगेंट्स में इंग्रेडिएंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिर से आपका एडमिक्सचर आता है, वो भी एक्टिव में आता है। तो ये दो पार्ट आ जाता है आपका एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स में। तो ये भी आपसे जनरली पूछा जाता है वाइवा में कि कंक्रीट में आप एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएं। तो वाटर हम लोग क्यों ऐड करते हैं? आप इजीली आंसर कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन को जो पानी और सीमेंट के बीच में होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग इसमें पानी मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट। कंक्रीट में क्या रोल होता है एग्रीगेट का? एग्रीगेट क्यों मिलाते हैं? तो इसके दो रीजन होते हैं। पहला तो होता है कि इसका वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक है, और ये इसका आंसर भी हमने यहीं पर रखा है कि एग्रीगेट प्रोवाइड बल्क टू कंक्रीट एंड फिल द वॉइड्स बिटवीन सीमेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अगर एग्रीगेट हम मिलाते हैं तो वो स्टोन की तरह हार्ड हो जाता है। अगर एग्रीगेट नहीं मिलाएंगे तो वो उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, वो एक मोर्टार का फॉर्मेशन होगा सीमेंट और बालू के बीच में। एग्रीगेट मिलाने से तो उसमें स्टोन जैसा उसमें हार्डनेस आ जाता है। और दूसरा है कि कंक्रीट का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, कभी भी आप प्रोपोर्शन देखेंगे, जैसे M20 का प्रोपोर्शन होता है 1, 1.5 और 3 का प्रोपोर्शन होता है। यानी कि अगर एक कंटेनर सीमेंट है तो उसे 1.5 कंटेनर बालू होगा, 3 कंटेनर गिट्टी होगा। मतलब ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में होने का बावजूद भी इसी के वजह से कंक्रीट हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, तो एग्रीगेट का जनरली यूज क्या होता है कि वो बल्क में आता है और वॉइड्स को फिल करता है, जो कि आपका जो उसमें आपको वर्ड्स रहते हैं। ठीक है, और इम्प्रूव करता है स्ट्रेंथ के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। मिक्सर का जो भी मिक्सर है आपका, उसमें आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ें आपको इंक्लूड इसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट किसको कहेंगे, फाइन एग्रीगेट किसको कहेंगे? अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि गिट्टी को कोर्स कहेंगे और बालू को फाइन कहेंगे। नहीं, ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं। तो थोड़ा सा टेक्निकल वे में जवाब देना होगा कि ऐसा पार्टिकल्स जिसका साइज
कोर्स एग्रीगेट का ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 4.75 mm से 4575 mm से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग कोर्स एग्रीगेट कहेंगे, और 4.75 mm से अगर कम है तो उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सीमेंट यूज इन कंक्रीट? कंक्रीट में कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? तो बहुत तरह का सीमेंट कंक्रीट में यूज करते हैं, जैसे आपका पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट यूज कर सकते हैं, स्लैग सीमेंट करते हैं, फ्लाई ऐश करते हैं, सिलिका फ्लूम करते हैं, रैपिड हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, सल्फर सीमेंट यूज करते हैं। तो मतलब बहुत तरह के सीमेंट है, आपके यूज करने के ऊपर है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह का आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट का सेटिंग टाइम क्या होता है? तो जनरली सेटिंग टाइम जो होता है, सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट इज पीरियड फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर टू पॉइंट व्हेन द मिक्सचर बिकम सॉलिड एंड हार्ड। मतलब ये आपसे टाइम नहीं पूछा हुआ है कितना होता है, आपसे पूछा है कि टाइम होता क्या है, सेटिंग टाइम कब से कब तक का होता है। तो जब हमने कंक्रीट में पानी मिक्स कर दिया और जब तक वो सॉलिड होना शुरू हो गया, ठीक है, जैसे फाइनल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम आप पढ़े होंगे अपने सीमेंट वाले में। तो ठीक है, इनिशियल क्या होता है, पानी मिलाए और जब हम उस पर निडल उस पर हम ड्रॉप करते हैं विकेट ऑपरेटर से, और उस पर फाइनल एक हल्का इंप्रेशन नहीं आया उस पर, ठीक है, तो उसको हम लोग इनिशियल सेट करना शुरू करते हैं, उसमें प्लास्टिसिटी लूज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जब वो कंप्लीटली हार्ड हो जाता है तब उस पर हम लोग फिर 10 घंटे का उसका रहता है कि 10 घंटे के बाद जब आप उस पर नीडल ड्रॉप करते हैं तो इंप्रेशन सा पड़ता है, तो मतलब कि सॉलिड हार्ड फाइनली हार्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो उसी तरह से कंक्रीट में पूछता है कि कंक्रीट का सेटिंग टाइम से क्या तात्पर्य है, किसको कहते हैं? तो इसमें आप आंसर कर सकते हैं कि वह पीरियड, वह टाइम पीरियड जब हम पानी को ऐड करते हैं और मिक्सचर जो है सॉलिड और हार्ड हो जाता है, तो उस समय के अंतराल को हम लोग सेटिंग टाइम कह सकते हैं। और ये डिपेंड करता है सीमेंट के क्वालिटी पर। ठीक है, कंक्रीट का सेटिंग टाइम डिपेंड करता है सीमेंट के क्वालिटी पर। अगर रैपिड हार्डनिंग है तो अलग होगा, पोर्टलैंड पोजोलाना हो तो वो अलग होगा। ठीक है, सब कुछ इस पे सेटिंग टाइम पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट? क्यूरिंग टाइम क्या होता है? क्यूरिंग टाइम कितना होता है ये नहीं पूछा है, क्यूरिंग क्यूरिंग टाइम क्या होता है, तो यहाँ भी वही कहेंगे कि पीरियड होता है। ये कौन सा टाइम पीरियड होता है? रिक्वायर्ड टू गेन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब कंक्रीट जम तो गया, हार्ड हुआ है कि नहीं हुआ है वो इसके क्यूरिंग पर डिपेंड करता है। कितना दिन आप उसका क्यूरिंग किए हैं, कितना समय तक आपने उसको पानी से भिगोए रखा है। क्यूरिंग करने का बहुत सारा मेथड भी होता है। ठीक है, स्प्रे करके करना, वाष्प से करना, जूट बैग के थ्रू करना, और बारिश बारिश होता है तो मतलब कि इस तरह से पानी आना। तो उस तरह का क्यूरिंग का टाइमिंग अलग अलग होता है, और क्यूरिंग क्यूरिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो क्यूरिंग टाइम क्या होता है? वह टाइम पीरियड होता है जो कि सीमेंट जो है या कंक्रीट जो बनाए हुए हैं वो कब कितने समय में वो हार्डनेस को गेन करता है और ड्यूरेबिलिटी अपना मेंटेन रखता है, वो हमारा क्यूरिंग टाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता क्या है कंक्रीट का? तो कह सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन कंक्रीट कैन विथस्टैंड बिफोर इट फेल अंडर कंप्रेशन। मतलब कहने का कंक्रीट एक क्या है, कंक्रीट एक आपका ब्रिटल मटेरियल है जो कि कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। ये हमारा कंप्रेशन है, कंप्रेसिव फोर्स यहाँ से लग रहा है। ठीक है, और टेंशन हमारा ऊपर से लगता है, ये हमारा टेंसाइल फोर्स होता है। तो टेंशन में वीक होता है कंक्रीट, जिसके लिए हमको स्ट्रांग बनाने के लिए रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। तो कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहता है कि वह स्ट्रेंथ जहां पर ये मैक्सिमम लोड को बियर कर सकता है। जैसे M20 होता है, M20 में 20 क्या बताता है? इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, ना कि कंप्रेसिव बताता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अलग होता है, कंप्रेसिव अलग हो जाता है। तो कंप्रेसिव मत कहता है कि वह मैक्सिमम लोड जहां पर कंक्रीट उसको विथ स्टैंड यानी उसको बेयर कर सकता है, उसको सह सकता है, और कंप्रेशन में फेल होने से पहले तक का वो उसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का। ठीक है, निकालते कैसे हैं? निकालेंगे आगे चल के, फॉर्मूला इसका पूछा जाएगा आपसे, तो फॉर्मूला भी हमने इंक्लूड कर रखा है लोड पर यूनिट एरिया से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कंक्रीट कैन विथस्टैंड बिफोर इट फेल अंडर टेंशन। यानी कि कंक्रीट में जब आप टेंशन में आप लोड लगाते हैं तो टेंशन में कितना ये फेल होता है। कंक्रीट टेंशन में बहुत ही वीक होता है, जिसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग रिइंफोर्समेंट का यूज करते हैं। तो टेंशन में जितना लोड बियर कर सकता है मैक्सिमम, उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ कहेंगे। फेल होने से पहले जिस स्ट्रेंथ पर ये आपका फेल हो जाए तो बहुत कम वैल्यू होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की कंक्रीट का एज रिस्पेक्ट टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जनरली दोनों का 30 गुना का अंतर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अनुसार ये बताता है कि 30 गुना का अंतर होता है। 30 गुना ये कम होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव की तुलना में। ठीक है, तो इस बात को आप कहीं नोट कर लेंगे। नेक्स्ट वन है,
व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? कहता है कि यह रेशियो होता है, किसका रेशियो होगा? स्ट्रेस टू द स्ट्रेन विद इन द मेटेरियल्स इलास्टिक रेंज। जो मटेरियल यूज किया गया है उसका इलास्टिक रेंज का स्ट्रेस टू स्ट्रेन का ये रेशियो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, 5000 अंडर रूट एफसी के होता है। इसके लिए फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो आप यूज कर सकते हैं 5000 अंडर रूट में एफसी के। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट? कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? वाटर सीमेंट रेशियो को आप बता सकते हैं कि द वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन मिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई वॉल्यूम से डिफाइन करता है, कोई वेट से डिफाइन करता है। तो वॉल्यूम वाला नहीं होगा, वेट वाला होता है। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब वॉल्यूम से कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे उसको, कहेंगे वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, वाटर पहले आता है इसलिए वेट ऑफ वाटर ऊपर में रहता है और वेट ऑफ सीमेंट नीचे में रहता है आपका। कभी कभी ये उल्टा बोल जाते हैं कि वेट ऑफ सीमेंट टू वेट ऑफ वाटर, नहीं, ये गलत हो जाता है। तो ये चीजें बहुत बार आपसे पूछी जाती है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज स्लम्प टेस्ट? स्लम्प टेस्ट क्या होता है? तो स्लम्प टेस्ट हम लोग एक टेस्ट करते हैं कंक्रीट पर। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो हमको कंसिस्टेंसी कंक्रीट का, फ्रेश कंक्रीट का कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कंक्रीट का वर्केबिलिटी टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्लम्प टेस्ट को। कंसिस्टेंसी चेक करना कंक्रीट का या फिर वर्केबिलिटी इसको कह सकते हैं। यानी कि एक ये कोननुमा स्ट्रक्चर होता है, ये कोननुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका जिसका हाइट 30 सेंटीमीटर का होता है। ऊपर का डाया होता है 100 सेंटीमीटर का, सॉरी 10 सेंटीमीटर होता है, 100 में होता है ये। हाँ, ये 10 सेंटीमीटर का होता है। और नीचे का डाया जो होता है 20 सेंटीमीटर का, और हाइट जो होता है ये 30 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 300 का ये हाइट होता है। तो इसको हम लोग इसमें कंक्रीट को फिल करते हैं, फिर यहाँ पर एक हैंडल लगा रहता है, इस हैंडल को लेकर हम रिमूव कर देते हैं। तो देखते हैं कंक्रीट का शेप कैसा है। अगर कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो बिल्कुल भी ये फैल जाएगा, जो बताता है कि ये बहुत ज़्यादा वर्केबल है, कहीं भी हम इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर इसमें कंक्रीट में कम पानी रहेगा ना, तो वो ये एज इट इज, जैसे हम बॉक्स हटाएंगे, जैसे इस कोन को हटाएंगे तो कंक्रीट अपना ओरिजिनल शेप में रह जाएगा। तो उस समय कंक्रीट को प्लेस करने में प्रॉब्लम होगा, फिर उसमें हमको वाइब्रेटर यूज करना पड़ता है। तो आपको स्लम्प टेस्ट जनरली पूछा गया होता क्या है? तो ये एक प्रकार का टेस्ट है जो कंक्रीट पर अप्लाई करते हैं उसका कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि हम लोग वर्केबिलिटी चेक करने के लिए स्लम्प टेस्ट का यूटिलाइज करते हैं। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द एयर कंटेंट इन कंक्रीट? कंक्रीट में एयर कंटेंट क्या होता है? तो आप बता सकते हैं कि एयर कंटेंट इन कंक्रीट इज द परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सर। मिक्सर में एयर वॉइड्स का परसेंटेज जो है वो आपका वॉल्यूम में मिक्सर को ये डिफाइन करता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वर्केबिलिटी? देखिए यहाँ पर वर्केबिलिटी पूछ दिया। वर्केबिलिटी मतलब होता है ईज ऑफ कंक्रीट, ईज ऑफ वर्क। ठीक है, वर्केबिलिटी का मतलब होता है ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड इन पोजीशन। जैसे आपके पास में कोई कंटेनर है, कोई बीम बना रहे हैं, और अगर ऐसा कंक्रीट है आपके पास, ऐसा कंक्रीट है जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, यानी कि मसाला थोड़ा सा टाइट है, ऐसा कह सकते हैं। जब इसको हम प्लेस करेंगे तो इजीली फैलेगा नहीं, उसको फिर से हमको रैमर या टेम्पर की मदद से इसको हमें उसको फैलाना पड़ेगा और अपने जगह पे लाना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इसका वर्केबिलिटी बहुत ही कम है। या फिर एक ऐसा कंक्रीट जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट पर है, और इसको हम यहाँ पर फिल करेंगे तो हमें कभी भी रैमर या टेम्पर की जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम इसको क्या करें, उसको प्लेस करने की जरूरत पड़े तो उसको कहेंगे कि इसकी वर्केबिलिटी अच्छी है। ठीक है, यानी कि ऐसा कंक्रीट जिसको हमें प्लेस करने में प्रॉब्लम ना हो, रैमर या वाइब्रेटर की जरूरत ना पड़े, तो उस कंक्रीट को कहेंगे वर्केबिलिटी हाई है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्केबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर कंटेंट का। वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाटर कंटेंट का। मसाला जितना ढीला होगा प्लेस करने में उतना ही इजी होगा। ठीक है, जो भी आपका पास में इक्विपमेंट है, मसाले को उठा करके कंटेनर में रखना, फिर उसको ले जाना, फिर उसको प्लेस करना, वो सारा कुछ इजीली ही होता है अगर उसमें वाटर कंटेंट एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में रहेगा तो। इसको कहते हैं हम लोग वर्केबिलिटी। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट? कंक्रीट का वर्केबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट अफेक्ट द प्लेसमेंट, ये अफेक्ट करता है किसको? प्लेसमेंट को, कंपैक्शन को, एंड फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट, एज वेल द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट। ठीक है, ये सभी को अफेक्ट करता है, तो इसके वजह से वर्केबिलिटी का हाई होना जरूरी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में स्लैब के लिए अलग होता है, कॉलम के लिए अलग होता है। अगर ट्रीमी पाइप से अगर कंक्रीटिंग करना है तो उसके लिए अलग वैल्यू होता है वर्केबिलिटी का। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा वर्केबिलिटी और उसके कितने वैल्यू हो सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी को चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज इन कंक्रीट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम साइज क्या होगा कंक्रीट कोर्स एग्रीगेट का।
तो कहता है कि ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ कंक्रीट सेक्शन पे। कंक्रीट सेक्शन पे ये साइज आपका डिपेंड करता है। या फिर जनरली अगर आपसे कुछ परमानेंट वैल्यू पूछा जाए तो आप उसका आंसर करेंगे 20 का। तो ये जनरल साइज होता है एग्रीगेट का। आपको कहीं भी कंक्रीट का सेक्शन बनाने के लिए आप उसका आंसर कर सकते हैं। जनरली आप पहले आप इंटरव्यू में अगर ये चीज़ पूछा जाए तो पहले आप उसको बोल के फिर से बताना चाहेंगे कि ये क्या होता है, कंक्रीट के सेक्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे जानना चाहे कि आखिर आपको एक परफेक्ट साइज सेलेक्ट करना हो जो कि जनरली यूज आएगा सभी में, तो आप बता सकते हैं 20 20 का कोर्स एग्रीगेट आप जनरल यूज के लिए यूज कर सकते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन कंक्रीट। कंक्रीट में मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होता है, कहता है कि ये भी आपका डिपेंड करता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट पर एंड प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन पर आपका ये डिपेंड करता है। फिर भी आपसे पूछा जाए कि आपको एक परफेक्ट अमाउंट बताइए तो आप इसको आंसर कर सकते हैं 320 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आप एक जनरल यूज के लिए ये बता सकते हैं इस वैल्यू को। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो सही नहीं रहा ना तो वर्केबिलिटी सही होगा, ना प्लेसिंग, ना कॉम्पैक्शन, ना स्ट्रेंथ, ना ड्यूरेबिलिटी, कुछ भी आपको सही नहीं मिलेगा। तो ये अफेक्ट करता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ पर, ड्यूरेबिलिटी पे, वर्केबिलिटी पे। इतना आप उसको आंसर में कर सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाटर एग्रीगेट रेशियो भी कुछ होता है, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो का भी एक इंपॉर्टेंस होता है, वो भी हम आगे चलकर आपको बताएंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडमिक्सचर इन कंक्रीट। कंक्रीट में एडमिक्सचर का क्या फंक्शन होता है। एडमिक्सचर एक ऐसा मटेरियल होता है, एडमिक्सचर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कंक्रीट के वर्केबिलिटी को एनहांस करता है, बढ़ा देता है या घटा भी देता है। ठीक है, तो ये इंप्रूव करता है वर्केबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, ड्यूरेबिलिटी को और सेटिंग टाइम को, सभी चीज को इंप्रूव करता है। अगर कंक्रीट ज़्यादा जल्दी जमने लगे और हमें प्लेस करने में अगर टाइम है फिर भी उसमें एडमिक्सचर मिलाते हैं ताकि उसके सेटिंग टाइम को बरकरार रखें। ऐसा ना हो कि हमारा ट्रांजिट मिक्सचर में ही कंक्रीट जम जाए और हमको मिक्सचर पूरा हमको खराब कर दे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग एडमिक्सचर का यूज करते हैं। या फिर वर्केबिलिटी में हमें बढ़ानी हो घटानी हो, दोनों में कम सेटिंग टाइम को बढ़ाना घटाना हो, इन सब के लिए हमारा एडमिक्सचर का यूज होता है कंक्रीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर यूज इन कंक्रीट। कौन कौन से टाइप्स का एडमिक्सचर यूज करते हैं, तो ये इंक्लूड होगा इंक्लूडिंग वाटर रिड्यूसिंग, एक्सिलरेटिंग, रिटार्डिंग, एयर इंट्रेटिंग एंड प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी नाम आप इंक्लूड करके रख लेंगे, लिख के रख लेंगे। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, अगर कंक्रीट में ज़्यादा पानी पड़ गया या बारिश हो गया, ढलाई करते समय अगर बारिश हो जाता है वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ता है वाटर को रिड्यूस करने के लिए, उसके एक्सेलरेट करने के लिए, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए एक्सेलरेट कर देना है। ठीक है, सेटिंग टाइम को कम करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए, एयर इंट्रेटिंग, वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए हम एयर उसमें आ जाएगा, मतलब कि ऐसा एडमिक्सचर यूज करेंगे जिसमें कंक्रीट के बीच में एयर यानी कि वर्ड्स बनने लगेंगे ताकि वर्केबिलिटी बढ़ जाए। एंड प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर, तो ये सभी तरह का एडमिक्सचर आप यूज करते हैं कंक्रीट को मिक्सचर में जब आपको ट्रांसपोर्ट, प्लेस और कंस्ट्रक्शन करना हो तो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड वेट क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। ड्राई क्यूरिंग और वेट क्यूरिंग में क्या अंतर होता है, कहता है ड्राई क्यूरिंग इन्वॉल्व होता है किसमें, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट। ड्राई क्यूरिंग करेंगे यानी कि मॉइस्चर लॉस से आपका प्रिवेंट करेगा कंक्रीट के सरफेस से, जबकि वेट क्यूरिंग इन्वॉल्व होगा कीपिंग द सरफेस मॉइस्ट। वेट क्यूरिंग क्या करेगा कि क्या करना है आपको, सरफेस को गीला रख करके जो क्यूरिंग करते हैं वेट क्यूरिंग होता है, और सरफेस को बिना गीला किए हम क्यूरिंग करते हैं वो हमारा कहता है क्या, ड्राई क्यूरिंग। नेक्स्ट वन होता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरी टेम्परेचर का क्या इफेक्ट करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट और वाटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है किस पर, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर एंड देयरफॉर अफेक्ट द स्ट्रेंथ गेन ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग क्यूरिंग। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है क्यूरिंग पे, क्यूरिंग पे इफेक्ट करता है कि वो जो रिएक्शन है आपका सीमेंट और वाटर के बीच में उस पर अफेक्ट डालता है, और ये इसके अफेक्ट की वजह से हमारा स्ट्रेंथ पर उसके प्रभाव पड़ेगा क्यूरिंग के दरमियान। नेक्स्ट वन होता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट साइज ऑन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, आपका एग्रीगेट साइज का क्या इफेक्ट करता है, कि कहता है कि लार्जर एग्रीगेट अगर हम यूज करेंगे ना तो वो स्ट्रेंथ कम देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना साइज लार्जर होगा एग्रीगेट का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा, और वर्केबिलिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, साइज पर भी डिपेंड करता है और इसके शेप पर भी डिपेंड करता है। एग्रीगेट के शेप पर भी, अगर आपका सर्कुलर है, बिल्कुल राउंड राउंड शेप एग्रीगेट है तो उसकी वर्केबिलिटी हाई हो जाती है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका फ्लैकी शेप में एग्रीगेट है तो वर्केबिलिटी भले ही कम हो लेकिन उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वाइल द स्मॉलर साइज एग्रीगेट, साइज अगर कम होगा एग्रीगेट का तो हायर स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी भी आपका ज़्यादा रहेगा।
नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वेट एंड लाइट वेट कंक्रीट। तो ये इसका डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कहता है कि नॉर्मल वेट का जो डेंसिटी होता है वो 2200 से 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है, जबकि लाइट वेट का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, 500 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, आप इन सभी आंसर को अपने में नोट कर सकते हैं और आपके तैयारी के लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिइंफोर्समेंट इन कंक्रीट। कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट का क्या फंक्शन है? टेंसाइल स्ट्रेस, अभी बताया था टेंसाइल स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए कि कंक्रीट जो होता है ना टेंशन में वीक होता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए प्रिवेंट करता है क्रैकिंग और फेलिंग अंडर स्ट्रेस से, तो हम लोग उसमें रिइंफोर्समेंट डालते हैं। ठीक है, कंक्रीट तो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में बहुत ही वीक होता है, तो टेंशन में मजबूत बनाने के लिए हम लोग को रिइंफोर्समेंट देना पड़ता है ताकि वो फेल होने से बचाए, क्रैकिंग होने से बचाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉर्म्ड एंड प्लेन बार्स। प्लेन बार्स का मतलब कि ऐसा बार्स जिसके सरफेस बिल्कुल ही प्लेन हो, और डिफेंड मतलब डिफॉर्म का मतलब ऐसा बार्स जिस पर धारियां बनी हो, जिस पर रिप्स बने हो। आप लोग देखे होंगे कंस्ट्रक्शन में जहां भी जो भी अपने घर में बनता होगा, मकान बनता है, देखे होंगे जो बार्स होता है उस पर धारियां रहती हैं, वो धारियां उसी वो डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं। क्यों होते हैं? कि वो बॉन्ड बनाते हैं किसके किसके बीच में? कंक्रीट के बीच में और रॉड के बीच में बॉन्डिंग रहता है, तो वो अच्छा बार्स होते हैं। ठीक है, तो डिफॉर्म बार्स हैविंग रीज, देखिए रिज रिप्स होते हैं और डिफॉर्मेशन ऑन देयर सरफेस, सरफेस पर उसका कुछ धारियां बनी होती हैं, रिप्स होती है, प्रोवाइडिंग बेटर बॉन्ड विथ कंक्रीट, वाइल प्लेन बार्स हैव ए स्मूथ सरफेस। प्लेन बार्स में स्मूथ सरफेस होता है, वो कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके लिए इतना सारा मेहनत मैंने किया है ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर इंटेनमेंट ऑन कंक्रीट। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वर्केबिलिटी इनहांस होती है इसकी। एयर इंटेनमेंट इंक्रीजेज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट बाय इंप्रूविंग इट्स रेसिस्टेंस टू फ्रीज थॉ साइकिल एंड केमिकल अटैक। ठीक है, एयर इंटेनमेंट जो है ये आपका इंप्रूव करता है किसका? ड्यूरेबिलिटी में, और जो उसका फ्रीजिंग थॉ होता है साइकिल और केमिकल अटैक से इसको भी ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री कास्ट एंड कास्ट इन प्लेस कंक्रीट। प्री कास्ट मतलब पहले से बना हुआ, और कास्ट इन प्लेस मतलब कि ऑन टाइम बनाना। ठीक है, प्रीकास्ट कंक्रीट इन ए कास्ट इन फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंस्ट्रक्शन साइट। प्रीकास्ट का मतलब होता है पहले आप बनाइए फैक्ट्री में या फिर जहाँ आपका साइट है, मतलब जहाँ कहाँ पर अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन साइट से दूर कोई आपने अगर लैब बना रखा है तो वहाँ पर उसको बनाते हैं, और कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, फिर इसको असेंबल करते हैं। जबकि इन कास्ट, कास्ट इन प्लेस मतलब जब हमें जरूरत है तभी हम बना रहे हैं, ऑन टाइम। ठीक है, तो साइट पर जो बना रहे हैं वो हमारा कास्ट इन प्लेस होता है, कास्ट इन सितु भी कहते हैं इसको। इसको कास्ट इन प्लेस की जगह कास्ट इन सितु भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉर्मवर्क इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। फॉर्मवर्क का मतलब होता है कि एक ऐसा सपोर्ट जो कंक्रीट के शेप को बना सके। जैसे अगर हमको ब्रिक्स बनाना है तो ब्रिक्स के लिए आपका फॉर्मवर्क कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह का आपका फॉर्मवर्क बना होता है, इसमें आपको मिट्टी को भरना होगा। ठीक है, मिट्टी को जो भी आपका सॉइल से भरते हैं, इसमें फ्रॉग बीच में रहता है, तो वो इस शेप पर उस इस शेप को गेन कर लेता है, तो इसी को हम लोग फॉर्मवर्क करते हैं। फॉर्मवर्क मतलब कि जनरल भाषा में कहते हैं सांचा कहते हैं, जिस जिस शेप में हम ढालना चाहें उस शेप में वो ढल जाता है, हमारा फॉर्मवर्क कहलाता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रिंकेज एंड क्रीप ऑफ कंक्रीट। देखिए, क्रीप का मतलब हो गया ना कि लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन तक किसी जगह पर परमानेंटली लोड पड़ते रहने के कारण उसमें जो लेंथ में चेंजेज आते हैं, शेप में डायमेंशन में चेंजेज आते हैं, उसको क्रीप कहते हैं। और श्रिंकेज मतलब हुआ सिकुड़ना। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी कम पड़ जाता है या फिर अच्छे से क्यूरिंग नहीं होता, तो कंक्रीट में सिकुड़न आ जाती है, उसको हम लोग कहते हैं श्रिंकेज। श्रिंकेज इज द रिडक्शन इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में रिडक्शन होता है कंक्रीट का ड्यू टू ड्राइंग, ड्यू टू सूखने के कारण एंड केमिकल रिएक्शन के कारण। जबकि क्रीप होता है ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस। अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस मतलब कि सस्टेन लोडिंग बढ़ते रहने के कारण उसके डिफॉर्मेशन, उसके डायमेंशन में जो चेंजेज आते हैं वो क्रीप कहलाता है। और जबकि श्रिंकेज मतलब कि हुआ कि वॉल्यूम में कम होना, वॉल्यूम में कमी होना ड्यू टू ड्राइंग एंड क्रैकिंग केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लम्प एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। इस दोनों ही टेस्ट है वर्केबिलिटी चेक करने के लिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, और दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का इक्विपमेंट अलग होता है। स्लम्प टेस्ट मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट वाइल द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी वर्केबिलिटी दोनों को मेजर करता है, और सिर्फ ये आपका वर्केबिलिटी को मेजर करता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। दोनों का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेसिस्ट बेंडिंग और फ्लेक्चरिंग, while compressive strength is the concrete ability of concrete to withstand compressive force। फ्लेक्सुरल का मतलब होगा कि आपका एबिलिटी है कंक्रीट को बचाने के लिए, रेसिस्ट करने के लिए बेंडिंग या फिर फ्लेक्सिंग में,
यानी कि बेंड हो रहा है तो उस समय बचाता है, उसको हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहते हैं। जो कि कंप्रेसिव से, कंप्रेशन में जो लोड आ रहा है उससे अगर बियरिंग करता है तो हमारा आता है कंप्रेसिव फोर्स। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड इन कंक्रीट। क्यूरिंग कंपाउंड का क्या फंक्शन होता है? तो क्यूरिंग कंपाउंड आर यूज्ड टू प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट ड्यूरिंग क्यूरिंग। मतलब कि लॉस, मॉइस्चर का लॉस होना सरफेस से जो बचाता है उस समय हमको क्यूरिंग कंपाउंड का वर्क होता है। और रिड्यूसिंग नीड फॉर वेट क्यूरिंग, जो कि हमें वेट क्यूरिंग में हमें नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वेदर इन कंक्रीट। हॉट एंड कोल्ड वेदरिंग मतलब हॉट वेदर कंक्रीट इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग द रैपिड इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंक्रीट। रैपिड इवापोरेशन, हॉट वेदर का मतलब हो गया क्या कि रैपिड इवापोरेशन से प्रिवेंट करना, मतलब कि जल्दी ही पानी का वाष्पित हो जाना, कंक्रीट हार्ड हो जाना। मतलब कंक्रीट हार्ड तो हो गया लेकिन स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं गेन कर पाया उस केस में। जबकि कोल्ड वेदर में होता है कि इन्वॉल्व प्रिवेंटिंग फ्रॉम फ्रीजिंग, मतलब ठंडी के समय में फ्रीजिंग से प्रिवेंट करना कंक्रीट बिफोर इट गेट्स इन स्ट्रेंथ, जब स्ट्रेंथ गेन करा उससे पहले का। ठीक है, तो हॉट वेदर और कोल्ड वेदर मतलब क्या कि गर्मी का मौसम ठंडे के मौसम में है तो है ही, तो गर्मी के मौसम में करेंगे तो हमको प्रॉपर क्यूरिंग ज़्यादा करना पड़ेगा। ठंडी के मौसम करेंगे उसके लिए दोनों को सीमेंट क्वालिटी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है ताकि आपका इसके स्ट्रेंथ पर कोई असर ना पड़ सके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर इन कंक्रीट। उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है? तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू अचीव ए वर्केबल मिक्स। मान लीजिए अगर पानी जरूरत से ज़्यादा पड़ गया या फिर एक्सीडेंटली रूप से ज़्यादा हो गया या फिर ढलाई करें उस समय बरसात हो गया, तब क्या करेंगे? तो उस समय ये एडमिक्सचर को मिलाते हैं ताकि उसके अमाउंट को रिड्यूस कर सके और उसका जो स्ट्रेंथ है प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके, ड्यूरेबिलिटी उसकी मिल सके जो हमें रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीमेंट एंड कंक्रीट। बिटवीन सीमेंट एंड कंक्रीट, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कंक्रीट में इस्तेमाल होते हैं, जबकि कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है, कॉम्बिनेशन होता है सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट का। इसका तो आंसर आप खुद से मतलब कि अलग अलग तरीकों में दे सकते हैं। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल जो कि कैल्केरियस और आर्जिलस कंपाउंड से मिलकर बना होता है और यूज किया जाता है उसको कंक्रीट के साथ मिक्स करने के लिए, जबकि कंक्रीट एक मिक्सिंग होता है तीन चार मटेरियल का, सीमेंट सैंड, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के साथ में, जब हम वाटर के साथ एडमिक्सचर वगैरह उसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। देखिए हमने कहा था यहाँ भी आपको मिल गया एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो इसका क्या यूज होता है? एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता है और वर्केबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा। अगर ये रेशियो कम होगा तो सभी भी ऑलरेडी कम होंगे, ज़्यादा होंगे तो फिर भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका पूछता है अगर मान लीजिए कि कंक्रीट में बहुत ज़्यादा हम गिट्टी बढ़ा दिए, क्या वो स्ट्रेंथ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, स्ट्रेंथ कम कर देगा। तो इसके साथ में उल्टा रिलेशन होता है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। सीमेंट एग्रीगेट नहीं कहा है, देखिए एग्रीगेट सीमेंट, पहले एग्रीगेट बाद में सीमेंट का नाम लिया है। तो एग्रीगेट जैसे जैसे बढ़ेगा स्ट्रेंथ उसका कम होते चला जाएगा। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ नॉर्मल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हाई स्ट्रेंथ उसको कहेंगे जिसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 40 एमपीए, एमपीए मतलब हो गया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, जब 40 एमपीए से अधिक होगा तो वो हाई स्ट्रेंथ में आएगा, और लो स्ट्रेंथ का मतलब हो गया, नॉर्मल स्ट्रेंथ का मतलब 20 से 40 में आएगा तब, और लो कहेंगे तो 0 से 20 में आता है तब वो लो स्ट्रेंथ में आता है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर, वाटर परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। मतलब परमिएबिलिटी का मतलब हो गया कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, वह सुविधा जिससे पानी उससे होकर के पास करता रहे उसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी। तो वाटर परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल। मतलब कि पानी खुद से पास होकर जाएगा, मतलब कि छत अगर बनाए तो छत टपकने लगेगा तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो वो आपका इफेक्ट करता है इस पर। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट टर्म श्रिंकेज अकर्स ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि कंक्रीट से रैपिडली मॉइस्चर का लॉस हो जाना, यानी कंक्रीट हार्ड हो जाता है बिफोर इट्स गेन स्ट्रेंथ, बिना स्ट्रेंथ को गेन किए ही हार्ड हो जाता है, तो वो हमारा रैपिड लॉस हो जाता है, शॉर्ट टर्म श्रिंकेज होता है फ्रॉम कंक्रीट आफ्टर हैज बीन कास्ट, जब उसको कास्ट कर लिया जाता है। वाइल लॉन्ग टर्म श्रिंकेज अकर्स ओवर टाइम ड्यू टू स्लो ड्राइंग एंड एजिंग ऑफ कंक्रीट। जबकि लॉन्ग टर्म क्या होता है? जब धीरे धीरे पानी वहां से रिमूव होता है, मॉइस्चर वहाँ से रिमूव होता है और स्ट्रेंथ गेन करने के बाद कंक्रीट एज तक पहुंच जाता है अपना, तब वहाँ से लॉस होता है, उसको हम लोग लॉन्ग टर्म श्रिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्टक्रीट एंड ग्रेनाइट। शॉर्टक्रीट का मतलब होगा कि बोथ फॉर्म से स्प्रेड कंक्रीट का, कंक्रीट को स्प्रे करके जहाँ फिल किया जाता है ये दोनों ही उसका फॉर्म होता है। शॉर्टक्रीट स्प्रेड होता है कंप्रेस्ड एयर आफ्टर मिक्सिंग, जब कंक्रीट को मिक्स कर लिया जाए पानी के साथ में और उसको स्प्रे के मदद से यानी पाइप के मदद से फ्लो कंक्रीट कराया जाता है, तब उसको हम लोग शॉर्टक्रीट करते हैं। जबकि ग्रेनाइट क्या होता है? उसको भी स्प्रे किया जाता है, उसको ड्राई मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके ड्राई मिक्स करके एंड वाटर एट द नोजल,
ठीक है, ड्राई मिक्स और वाटर दोनों को एक नोजल के साथ में स्प्रे करते हैं, उसको हम लोग डोनेट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिक्सचर एंड एडिटिव इन कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एडमिक्सचर कहता है कि केमिकल कंपाउंड है जो कंक्रीट में ऐड करते हैं ड्यूरिंग मिक्सिंग टू इम्प्रूव इट्स प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए मिक्सिंग करते समय उसमें हम लोग मिलाते हैं, वो एडमिक्सचर होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। जबकि एडिटिव क्या होता है, ये मटेरियल में ऐड करते हैं बिफोर और आफ्टर मिक्सिंग, मिक्सिंग करने से पहले या मिक्सिंग करने के बाद प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए हम लोग उसको लिए ऐड करते हैं। तो हमारा आता है कि उसको हम लोग कहते हैं एडिटिव। ठीक है, वर्केबिलिटी मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड जो उसकी वर्केबिलिटी को या तो एनहांस करे या कम करे, वाटर रिड्यूस करे, एयर इंटेनमेंट करे, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाए घटाए, ये सभी के लिए होता है। जबकि एडिटिव होता है क्या, ये केमिकल कंपाउंड नहीं होता है, मतलब कि इसको आफ्टर मिक्सिंग करने से पहले, मिक्सिंग करने के बाद भी हम लोग मिलाते हैं प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोर्टलैंड सीमेंट एंड ब्लेंडेड सीमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोर्टलैंड सीमेंट इज ए टाइप ऑफ सीमेंट मेड बाय हीटिंग लाइमस्टोन, क्ले एंड अदर मटेरियल। पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग बनाते कैसे हैं, हीटिंग करते हैं, हीट करते हैं किसका, लाइमस्टोन के साथ में, जिप्सम के साथ में, क्ले के साथ में और अदर मटेरियल के साथ में मिला के। जबकि ब्लेंडेड सीमेंट क्या होता है, मिक्सचर होता है पोर्टलैंड सीमेंट एंड सप्लीमेंट्री सीमेंटियस मटेरियल। सीमेंट के साथ में अगर हम सप्लीमेंट्री भी ऐड करते हैं ताकि सीमेंट की वॉल्यूम को कम किया जा सके और उसके कॉस्ट कटिंग किया जा सके, जैसे वहाँ पर हम लोग फ्लाई एश मिलाते हैं या फिर शिलाइक मिलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्लेंडेड सीमेंट। ठीक है, तो ये ज़्यादा हम लोग इंपॉर्टेंट वर्क के लिए ब्लेंडेड सीमेंट यूज़ नहीं करते हैं, गार्डन वॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाउंड्री देने के लिए, गार्डन का बाउंड्री देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर प्रॉपर हमारा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्केबिलिटी एंड फ्लोबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी का मतलब हो गया ईज ऑफ प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, while flowability is the ability of concrete to flow and fill narrow and congested places। वर्केबिलिटी का मतलब क्या होगी, हम उसको मसाला जो बना है, कंक्रीट का जो मसाला बना है, उसको हम लोग कंक्रीट में कंटेनर में उठाए, ले जाके प्लेस किए, इजिली प्लेस हो गया। अगर बीम कॉलम कुछ में भी डालना है तो उसमें रखे, हमको वाइब्रेटर की जरूरत नहीं पड़ा, वो हमारा वर्केबिलिटी कहलाता है। लेकिन फ्लोबिलिटी क्या कहला है कि जब हम उसको रखे, कंक्रीट में इतना फ्लो हो, पानी का इतना कंटेंट हो उसमें, ताकि जो छोटे छोटे वर्ड्स है वहां पर इजिली जा करके नैरो नैरो प्लेस में भी, कंजेस्टेड प्लेस में भी इजिली वो क्या हो जाए, फिल हो जाए, उसको कहेंगे हम लोग फ्लोबिलिटी। वो ज्यादा फ्लोएबल कंक्रीट है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर ऑन क्यूरिंग, ऑन कंक्रीट क्यूरिंग। एयर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो एयर टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग कंक्रीट क्यूरिंग एंड हायर टेम्परेचर एक्सेलरेट द क्यूरिंग प्रोसेस व्हाइल लोअर टेम्परेचर स्लो इट डाउन। मतलब एयर टेम्परेचर अफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन को जब हम क्यूरिंग कर रहे होते हैं, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो क्यूरिंग भी स्लो होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्यूरिंग ब्लैंकेट इन कंक्रीट ड्यूरिंग इन कंक्रीट क्यूरिंग। क्यूरिंग ब्लैंकेट क्या मतलब होता है, क्यूरिंग ब्लैंकेट का मतलब होता है जैसे जूट बैग हम लोग यूज करते हैं, तो कि ये मेंटेन करता है कि इसको कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर लेवल को, जब हम कंक्रीट का में क्यूरिंग कर रहे होते हैं तब। इससे फायदा क्या होता है, तो प्रिवेंट करता है रैपिड मॉइस्चर लॉस को और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होने से इसको बचाता है। आप देख रहे होंगे जैसे सड़क बन रहा है, उसको लॉन्ग टाइम तक यूज करना है, वहां पर क्यूरिंग कैसे करता है, जूट बैग उस पर भिंगा के रख देता है, ठीक है, जो बोरा होता है उसको भिंगा करके उसको रख देता है और पानी का छिड़काव लगातार करते रहता है। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वाटर कंटेंट को एक मेंटेन किया रहता है, ताकि उसका स्ट्रेंथ गेन कर सके, लंबे समय तक रोड को टिका रहेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला जो नॉर्मल होता है यहाँ भी होगा, रो इज इक्वल टू एम बाई बी, मास पर वॉल्यूम। यहाँ भी आपका सेम फॉर्मूला होगा, कंक्रीट का डेंसिटी निकालना है। फिर भी अगले पूछता है कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, तो वही फॉर्मूला का वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको मार्क करने का बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वर्केबिलिटी पूछा जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो आपसे जरूर पूछा जाता है। तो वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सीमेंट आप इसको बता सकते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी एफसीके से डिनोट करेंगे, कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे इसको, एफसीके को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसी से जनरली डिनोट कर लेंगे। एफसीके का मतलब हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर एफसीके नहीं एफसी आप यूज कर लेंगे, ठीक है, यहाँ भी है, तो एफसी क्या होगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। और ये लोड पर यूनिट एरिया से आप इसको डिनोट करते हैं। लोड कहाँ से, आप कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होता है, यूटीएम होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, वहाँ पर जितने लोड पर आपका कंक्रीट फेल कर रहा था उस लोड को और जो कंक्रीट का एरिया है जो आप स्पेसिमेन बनाए हुए हैं उसे डिवाइड करते हमको मिलता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये सभी चीज़ है, टोटल 50 क्वेश्चन जो कि टॉप का है, जो जनरली आपसे आज पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग भी पूछते हैं, वाइवा लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं किसी का, तो ठीक है।
तो ये सभी क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। अगर ये 50 क्वेश्चन आपका तैयार है, मतलब आपका एक लेवल का तैयारी ऑलरेडी है। तो अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि मतलब जो पास आउट हो चुके हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आंसर करें कि कितने लोगों को कितने चीज़ का आंसर उन्हें पहले से पता था और कितना क्वेश्चन उनके लिए नया था। तो अगर आपको इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8528910177 पर आप मैसेज कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, कोई एक्सरसाइज आपसे नहीं ले जाएगा। इस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। तो फॉर द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ।